हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स का, जो एनएफएटी एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। आप स्क्रीन पे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो कि एनटीए ने कंडक्ट कराया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है कि कब हुआ था ये पेपर। 2 जुलाई 2023 को हुआ था। एग्जाम नंबर इज 1 बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, अब मैंने आप सभी से शेयर करा था कि आप किस तरीके से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पे जाना है। एनटीए की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको 2023 ईयर सेलेक्ट करना है, एग्जाम एनएफएसयू सेलेक्ट करना है एंड देन फिर क्वेश्चन पेपर्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे इशू ये हो रहा था कि आपको दो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के पेपर दिख रहे हैं, दो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के पेपर दिख रहे हैं, बीएससी एमएससी का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है। ये दो एमएससी के जो फॉरेंसिक साइंस के पेपर है, उसमें जिसमें टॉक्सिकोलॉजी लिखा है, साथ में जिसमें बायोटेक लिखा है, वो आपका मास्टर्स का पेपर है, एमएससी एंट्रेंस का पेपर है, जिसमें सिर्फ एमएससी फॉरेंसिक साइंस लिखा है। जब वो आप डाउनलोड करोगे तो ये वाला सेम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा जो कि बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए था। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। अब सबके पास ये क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ओके, और जिसके पास नहीं है अवेलेबल ये क्वेश्चन पेपर देखो, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। ऐप में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है और वो ओपन है सबके लिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, हमारे एप्लीकेशन में जो बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोचिंग कोर्स है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल था और सबके लिए ओपन था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैंने कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही वो अपलोड करा था। अगर आप भी वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एंड सॉल्व पेपर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस एनएफएटी 2024 एग्जाम की, तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है प्रिपरेशन को लेके, सो लास्ट मोमेंट में तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे एंड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पेपर है साउंड वेव पासिंग थ्रू द एयर, द चेंजिंग वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द एयर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। राइट, किसकी बात कर रहे हैं हम, साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं। हमने एक पीडीएफ तैयार करी है जिसमें हम सारी की सारी एक्सप्लेनेशन इंक्लूड कर रहे हैं एंड सारा का सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, नाउ साउंड वेव पासिंग थ्रू एयर, द चेंजिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एक तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एक तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। और कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साउंड वेव की। जब साउंड वेव किससे पास हो रही है, एयर से पास हो रही है, तो क्या वो वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करेगी? अगर कर रही है तो वो कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइडियाबैटिक है या आइसो कॉरिक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, साउंड वेव्स जब एयर को पास करती है तो वॉल्यूम और प्रेशर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? ऑफ कोर्स ये आंसर नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व्स नो चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी भी तरीके का टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। इन द केस ऑफ साउंड वेव passing through the air, the rapid compression and expansion of the air molecules during the wave propagation would likely cause changes in the temperature, so it is not isothermal. ठीक है, सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, आइसोबारिक प्रोसेस भी नहीं है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। सो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोथर्मल, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा तो आइसोबैरिक। एडियाबैटिक जो प्रोसेस है इसमें चेंज होता है, इसी वजह से दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जो अभी हमने डिस्कस करा। इसके अलावा जो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है वो किसी भी तरीके की चेंज को इन्वॉल्व नहीं करती है इन वॉल्यूम, तो देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो अब प्रोसेस समझ में आ गई कौन सी प्रोसेस किससे रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये कुछ और एक्सप्लेनेशन है जब आप ये पीडीएफ गो थ्रू करोगे, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जिससे कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बने। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो याद रखनी पड़ेगी। आप साइंस भी पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको याद रखनी है, अपने नॉलेज को रिटेन करना है। ऐसा नहीं कि भाई हमको तो रटना पड़ रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। जो चीज़ें आपको याद करनी है वो याद करनी है, जो चीज़ें आपको समझनी है वो समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक
and audible waves travels through an air medium with speed vu, vi and va. ठीक है, vu, vi and va respectively. So क्या होगा इनका रिलेशन? सो यहाँ पे आपको चार रिलेशन दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, क्या होंगे? सारे के सारे इक्वल होंगे. क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ फिक्स पॉइंट इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. देखो ये वाला क्वेश्चन है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चंस टाइप नहीं होते हैं समटाइम्स, दैट्स वाई हमको यहाँ पे लिखना पड़ा इनको. एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन. इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड ऑडिबल वेव्स ट्रैवल थ्रू एन एयर मीडियम विद स्पीड वी यू, वी आई एंड वी ए रिस्पेक्टिवली. इनका कौन सा रिलेशन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, वी यू इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी ए. अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो. वी मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इन वेव, हर्ट्ज पे हम मेजर करते हैं. ठीक है. नाउ स्पीड ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. तो ये किससे, किसी से रिलेटेड नहीं है, फ्रीक्वेंसी से, पीरियड से, एम्पलीट्यूड से. ये इंडिपेंडेंट है. क्या है? इंडिपेंडेंट है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स. ठीक है. इट वेव्स, द साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड एंड स्लोअर इन एयर. ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. ठीक है. सो इसी वजह से साउंड वेव्स इन ऑल द फ्रीक्वेंसी, चाहे वो अल्ट्रासोनिक हो, इंफ्रासोनिक हो या ऑडिबल वेव्स हो, इन आइडियल गैस एयर ट्रैवल एट द सेम स्पीड. ठीक है. इन आइडियल गैस में या फिर एयर ट्रैवल में वो सेम स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, बिकॉज दे डोंट डिपेंड ऑन दी वेव नेचर वेदर इट इज अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक या ऑडिबल वेव्स, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है. द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. ये भी आपको याद रखना है कि साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते हैं. कितने तरीके के साउंड वेव्स है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स. इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स जो कि किसके बिलो होती है? 20 हर्ट्ज के बिलो होती है. ये इन्फॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस नहीं करनी है, चीज़ों को याद रखनी है. इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स किसके नीचे रन करती है? 20 हर्ट्ज के नीचे रन करती है. अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज के अबव रन करती है. ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल साउंड वेव्स किसके बीच? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में रेंज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज. तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के बहुत मिलेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, डायरेक्ट आपको वैल्यूज देके फॉर्मूला में पुट करना है. तो जितने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको यूनिक फॉर्मूलाज या फिर स्ट्रेट अप फॉर्मूलाज मिलते हैं, उन फॉर्मूलाज को आपको याद करते हैं. और उन्हीं फॉर्मूला को अगर आप याद कर लोगे तो उनसे अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, छोटी मोटी वैल्यूज अगर दे रखी हैं उनकी, तो वो आप कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं क्वेश्चन 3 में. तो यहाँ पे देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन है. द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय D2. तो ये क्या है? स्ट्रेट अप फॉर्मूला है. किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट ऑप्शन हियर. और कभी कभी आपको यहाँ पे आर स्क्वायर भी देखने को मिलेगा. यहाँ पे एफ क्या है? एफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस. जब हम दो चार्जेस की बात करते हैं तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. के क्या है? कूलॉम्स का कांस्टेंट है. कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए. Q1 Q2 क्या है? ये वो चार्जेस हैं जिनकी हम क्या कर रहे हैं, जिनकी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख रहे हैं. देन r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड d ऑल्सो इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ठीक है. यहाँ पे हमने r को डिस्टेंस लिया है, बट इन द क्वेश्चन इट इज रिटन d हियर. ठीक है. So the correct answer is option 3. Let's move to the next question. Question number 4. Two question क्या बोल रहा है? Two copper conductors are of equal length. ठीक है. So यहाँ पे क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान दो. दो कॉपर के कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ क्या है? जिनकी लेंथ इक्वल है. ठीक है. The cross sectional area of one conductor is 4 times. किसकी? द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर. तो जो पहला कंडक्टर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है दैट ऑफ द अदर वन. मतलब जो दो है, लेट्स से A1 और A2. ठीक है. A1 A2 नहीं, क्योंकि हमने नेमिंग ऑलरेडी करी हुई है. लेट्स से ये जो पहला कंडक्टर है वो 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू दूसरे कंडक्टर के. इफ द कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया हैजिंग रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स. तो जिसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम्स है, तो दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे दो कंडक्टर की बात हो रही है, 160 ओम्स, 80 ओम्स, 20 ओम्स या 10 ओम्स.
ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है ये देखो, हम पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद ना मैं एक लिस्ट बना दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो स्ट्रेट अप फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर उस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू साई इंटू एल बाय ए। ठीक है, यहाँ पे R क्या है, R है रेजिस्टेंस, होल्ड ऑन, आर क्या है यहाँ पे, आर रेजिस्टेंस है, साइन यहाँ पे कांस्टेंट है, एल क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब लेंथ क्या है, लेंथ तो दोनों की इक्वल है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें एक की पता है 40 ओम्स, 40 ओम्स हमें एक की पता है, दूसरे की हमें पता लगाना है कि क्या है। ठीक है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल, सो ए क्रॉस सेक्शन, जिसका छोटा क्रॉस सेक्शन है उसमें 40 ओम से रेजिस्टेंस है, जिसका बड़ा क्रॉस सेक्शन है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 बाई R2, R1 बाय R2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। ये एक और फॉर्मूला है। यहाँ पे R क्या है, R रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2, सो दो यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, लेंथी दो कंडक्टर्स है ना, तो इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो क्रॉस सेक्शन, द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लार्जर कंडक्टर 4 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर कंडक्टर। हमको क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि जो बड़ा कंडक्टर है वो 4 टाइम्स लार्जर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू 4 इंटू A1, A1 का 4 टाइम्स है A2। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कंडक्टर है। अब देखो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं R1 को, स्मॉलर कंडक्टर R1 है, एंड लार्जर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R2 है। क्लियर हो गया, स्मॉलर का क्या है R1, लार्जर का क्या है R2। नाउ अब इसको क्या करेंगे, हम जो R1 है उसका तो पहले से दिया हुआ है हमें, उस कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस पहले से दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू 40 ओम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं R1 पे। ठीक है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू A1 बाय A2, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 40, जो कि हमें पता है, R1 पता है, R2 हमें पता नहीं है, जो कि निकालना है। यहाँ पे क्या है, 4A1 क्योंकि 4 टाइम्स है, इज इक्वल टू A2। ठीक है, यहाँ पे A2 कर लो, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 40 बाई R2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 40 बाई 4 आएगा, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 ओम्स आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन। एकदम इजी है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और बस फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस आपको एकदम जेई के लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस में, बस आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मैं हमेशा से आप सभी को यही कह रही हूँ कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रखो, जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता रखने हैं। ठीक है, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको बेटर वे में गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। Give the number of electron passing through a wire per minute. The current flowing through is 500 mA. तो यहाँ पे क्या है, number of electron passing through a wire per minute. The current flowing through is 500 mA. ठीक है, सो ये आपका क्या है, ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने राइट मार्क सिर्फ इस वजह से नहीं लगाया कि करेक्ट आंसर है, नहीं है, मैंने यूं ही लगा दिया ऑप्शंस डिस्कस करने के लिए। बट यहाँ पे जो है, दिस इज 10 to the power 20, 10 to the power 20, -20, -20। ठीक है, सो वो पावर में है। अब यहाँ पे देखो, we have to find the number of electron passing through the wire per minute that can be used through this formula, charge is equal to current into टाइम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। जो चार्जेस होते हैं कूलॉम, एक कूलॉम का जो बेसिक वैल्यू होती है वो 6.242 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यूज को। यहाँ पे देखो करंट आई इज इक्वल टू 500 mA इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3A। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या है, 1 मिनट की बात भी है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 500 इंटू 10 टू द पावर -3A। ना वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टाइम, सो यहाँ पे आप 500 पुट करोगे इंटू 10 टू द पावर -3A इंटू 16S, तो आपका चार्ज क्या आ जाएगा, 30 कूलॉम्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे 6.242 इंटू 10 टू द पावर 8, जो कि एक चार्ज का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट 1.8726 इंटू 10 टू द पावर 20, और लास्टली आपको यही आंसर पुट करना है। दैट्स वाई 1.875 10 टू द पावर 20।
ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कैसे फॉर्मूलाज में वैल्यूज को पुट करना है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। The induced electromagnetic force is maximum if the conductor cuts the magnetic field at 0 degrees, 90 degrees, 45 degrees and 180 degrees. So it's 90 degrees everyone. Option 2 is the correct option, क्योंकि जब 90 degrees पे कट होता है तो सबसे maximum electromagnetic force generate होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 4000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी कॉइल। सो प्राइमरी कॉइल में 4000 टर्न है, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें 150 टर्न्स है। द इनपुट वोल्टेज इज 10,000 voltage and is output voltage is 1600, 547 voltage, 375 या 850। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, Vp बाई वी एस इज इक्वल टू Np बाई एन एस। अब Vp क्या है, Vp इज प्राइमरी वोल्टेज, Vs इज द सेकेंडरी वोल्टेज, Np इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल और Ns सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली वैल्यूज पुट करोगे जो क्वेश्चन में है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे सो यू विल एंड अप हैविंग 375 वोल्टेज। ठीक है, सो कैलकुलेशंस तो इजी है, आप कर सकते हो। अभी तक आपने स्कूल के पूरे लेवल पे कैलकुलेशंस करी, अगर हम थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप अपना टाइम लेके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको जो समझने की है वो ये है कि आप किस तरीके से वैल्यूज पुट करोगे और कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको लगेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कुलर कॉइल विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर and 2 has turns 10 turns. A circular coil with a cross section of area of 4 centimeter per square has 10 turns. It is placed at the center of a long solenoid and has 15 turns per centimeter and a cross section area of 10 centimeter का square. The axis of the coil coincides with the axis of solenoid, that is their mutual इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिले, इसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। ओके, सो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, 10 है। इनपुट यूनिट सोलेनॉइड का कितना है, 15 पर सेंटीमीटर, तो उसको आप जब मीटर में चेंज करोगे वो 1500 हो जाएगा। A2 इज 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे देखो। ठीक है, सो आप इसको जब टर्न करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये 4 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, इट इज m इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड देन पाई A2 कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे है 0। जब आप सारे वैल्यूज पुट करोगे आपको 7.54 इंटू 10⁻⁻6h मिलेगा, जिसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे ऑप्शन ए आपको मिलेगा 7.54 म्यू एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सीरीज resonant RLC circuit, the voltage crosses 100 ohm resistor in 14 volt. The resonant frequency is 250 and if the value of C is 4, then the voltage cross L is what? सो इसका करेक्ट आंसर है 400 वोल्टेजेस, और उसके लिए मैंने रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। सो इन रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये है आपका होमवर्क। क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लक्स इज अ फील्ड एंड इट्स डेंसिटी इज अ फील्ड, इज स्केलर या वेक्टर, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर या वेक्टर, स्केलर स्केलर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स फील्ड है इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्केलर एंड वेक्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिटेल से दी हुई है, सो ये PDF शेयर कर दूंगी, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, सो भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर देंगे तो लास्टली मैं PDF शेयर कर दूंगी। तो अभी तो मैं PDF शेयर नहीं कर रही हूँ, सो जैसे ही हम सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मैं PDF जरूर से शेयर कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने BSc MSc इंटीग्रेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की NFSU NF18 में। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लास एंड आवर कोर्स। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।